नमस्कार दोस्तों, सर्वा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमने शुरू करा का राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो है उसके पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज उसी महत्वपूर्ण टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन देखेंगे पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। तो हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है उसकी चर्चा आज विस्तार से करने वाले हैं। तो राजस्थान, भौतिक प्रदेश। यदि आप चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका अवश्य आएगा। साथ साथ में ये बता दें कि कक्षा 12 का ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी सिलेबस है, अकॉर्डिंग एग्जाम 2024 का जो बोर्ड का एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस करवाया जा रहा है। तो उन बच्चों को अधिक से अधिक जोड़े जो कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और 12वीं क्लास में जो अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। हालांकि सभी बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उन सभी बच्चों को आप अधिक से अधिक जोड़ें ताकि 12वीं क्लास का टॉपिक वाइज विद प्रैक्टिकल संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा। तो आसानी से वो इस क्षेत्र में ज्योग्राफी में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो इतनी सी हेल्प उन बच्चों की आप कर सकते हैं। तो अपने शुरू कर रखा है राजस्थान का ज्योग्राफी। भौतिक प्रदेशों के अंदर यदि अपन देखें तो राजस्थान को मुख्य रूप से अपन ने चार भागों में बांट रखा है। पश्चिमी मरुस्थल, उसके बाद में अरावली पर्वतीय प्रदेश और ये वाला हाड़ौती पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार, और ये हो गया पूर्वी मैदान। तो चार भागों में संपूर्ण राजस्थान को अपन बांट रखे हैं। यदि अपन इस भाग की बात करें, पश्चिमी भाग की बात करें, तो इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा हुआ है। और दो भाग जो इसके हैं उसमें 25 सेमी समवर्षा रेखा, 25 सेमी समवर्षा रेखा इसको दो भागों में बांट रही है। यानी 25 सेमी समवर्षा रेखा से पश्चिम वाला जो भाग है दिशांकन के लिए ऊपर की ओर का जो भाग है उत्तर, नीचे की ओर का भाग दक्षिण और राइट हैंड की ओर पूर्व और ये पश्चिम। तो ये वाला जो भाग है इसकी अपन चर्चा करेंगे। तो 25 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान की पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांट रही है लगभग। और एक का नाम जो इधर वाला प्रदेश है, ये वाला प्रदेश है, इसका नाम है शुष्क मरुस्थल। और दूसरा वाला ये वाला जो क्षेत्र है इसका नाम है अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये वाला जो भाग है अर्ध शुष्क मरुस्थल। हालांकि घग्गर का मैदान भी अर्ध शुष्क मरुस्थल का ही भाग है, तो ये भी इसी में शामिल किया गया है। तो हम इस भाग की चर्चा करने वाले हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय जो पश्चिमी प्रदेश है उसकी चर्चा अपन यहाँ करेंगे। देखिए साथियों, अपन इसकी यदि चर्चा करते हैं तो अपन पाएंगे इस भाग के, ये अपना राजस्थान है, तो इस भाग की यदि अपन चर्चा करेंगे तो मुख्य रूप से ये जो भाग है ये भौतिक प्रदेश अपन ने बनाए दिए। उसमें ये वाला जो भाग है इसकी चर्चा आज अपन करने वाले हैं। इस भाग की पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, तो ये कौन सा भाग है? पश्चिमी शुष्क मरुस्थल। इसके लिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस मरुस्थलीय प्रदेश की
जो पूर्वी सीमा है वो पूर्वी सीमा, ये वाली पूर्वी सीमा इसकी जो है वो 25 सेमी समवर्षा रेखा तय करती है। ठीक है, और इसकी जो पश्चिमी सीमा है उत्तर पश्चिमी, ये इधर पाकिस्तान की सीमा लग जाती है। और पाकिस्तान की सीमा के सारे साथियों पर बात करेंगे तो यहां पे एक समवर्षा रेखा है जो है 10 सेमी समवर्षा रेखा। इसका मतलब 10 सेमी समवर्षा रेखा और 25 सेमी समवर्षा रेखा के बीच में यह भाग पश्चिमी शुष्क मरुस्थल अवस्थित है। और ये जो 10 सेमी समवर्षा रेखा है, इस समवर्षा के साथ साथ यहाँ पे ये वाला जो भाग है, यहाँ पे जो मरुस्थलीय प्रदेश पाया जाता है इसको भारतीय महान मरुस्थल कहा जाता है। भारतीय महान मरुस्थल कहा जाता है। उत्तर में यदि अपन इसकी सीमा की बात करें तो उत्तर में इसकी सीमा घग्गर मैदान से लगती है। किससे लगती है? घग्गर मैदान से। और दक्षिण की ओर से बात करें, दक्षिण पश्चिम में बात करें तो यहाँ इसकी सीमा जो है, आगे अपन राजस्थान की बात करें तो गुजरात और पाकिस्तान से लग गई। गुजरात और पाकिस्तान दोनों से यहाँ सीमा लग रही है। ठीक है, तो ये जो प्रदेश है पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसकी यदि अपन बात करते हैं, कुछ विशेषताएं इसकी अपन देखेंगे तो अपन पाएंगे यह प्रदेश, यदि इसकी लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई भी इस प्रदेश की काफी ज्यादा है, लगभग 600 किलोमीटर लंबा है। कितनी लंबाई में फैला हुआ है? 600 किलोमीटर लंबाई में फैला है। यदि इस प्रदेश की अपन चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई यदि अपन बात करेंगे तो चौड़ाई इसकी लगभग, देखो पहले की चौड़ाई इधर की थी वो लगभग 360 किलोमीटर के आसपास में थी। यदि संपूर्ण मरुस्थल की चौड़ाई यदि यहाँ पर औसत देखी थी तो 300 से 360 किलोमीटर, तो इसकी चौड़ाई जो है वो लगभग 200, इस प्रदेश की चौड़ाई लगभग 200 से 240 किलोमीटर के आसपास, क्योंकि फिक्स नहीं है, आसपास मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद में ये जो प्रदेश है ये अपने काफ़ी सारी विशेषताएं लिए हुए हैं, काफ़ी विशेषताएं इसके अंदर पाई जाती है। यदि इसका विस्तार साथियों अपन देखेंगे तो ये कहाँ इसका विस्तार यदि अपन देखें तो किन जिलों में मुख्य रूप से ये फैला हुआ है, तो विस्तार की बात करें तो यहाँ अपन देखते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, किन जिलों में फैला हुआ है? बाड़मेर, उसके बाद में जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण। यदि अपन शहर को निकाल दें, क्योंकि शहर के अंदर तो मरुस्थलीय विशेषताएं है नहीं, वो तो क्या एक शहरी क्षेत्र है, उसको शहरी मान बनाया है। तो हाल ही में जो नए जिलों की घोषणा हुई उसके साथ जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बाड़मेर का जो इलाका है नया बना है उसमें बालोतरा, पश्चिमी ये आ गया अपना पश्चिमी नागौर, पश्चिमी चूरू, बीकानेर, ठीक है, और यहां आ गया अनूपगढ़। गंगानगर की यदि बात करें तो गंगानगर अनूपगढ़ भाग इसमें शामिल हो गया लगभग। तो इतने जिलों में मुख्य रूप से इसका विस्तार है। यदि विस्तार की बात करें अपन तो कहाँ है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बालोतरा, पश्चिमी नागौर, पश्चिमी चूरू, बीकानेर और अनूपगढ़। ठीक है, इतने जिलों में मुख्य रूप से ये पश्चिमी रेतीला जो भाग है, पश्चिमी शुष्क जो मरुस्थल है उसका विस्तार पाया जाता है।
ठीक है। उसके बाद में यदि इस प्रदेश की अपन बात करेंगे इस प्रदेश की यदि अपन बात करेंगे तो इस प्रदेश में ये वाला प्रदेश है जिसकी अपन बात करें, पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान। रेतीला मरुस्थल कह दें, रेतीला मैदान कह दें, इसकी अपन बात करें तो यहां यदि अपन वर्षा की बात करेंगे तो वर्षा यहां पर 10 सेमी से 25 सेमी औसत रहती है, क्योंकि ये वाला जो भाग है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है और इस भाग में यहाँ 25 सेंटीमीटर है, तो इसके बीच में लगभग यही कंडीशन रहती है कि 10 से 25 सेमी समवर्षा रेखाओं के बीच में ये अवस्थित भाग है, तो औसत वर्षा 10 से 25 सेमी के आसपास में पाई जाती है इस भाग में, ठीक है। फिर यदि अपन जलवायु की बात करते हैं, इस प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो जलवायु की बात करेंगे तो इस प्रदेश की जलवायु कैसी होगी, जलवायु शुष्क व उष्ण, यानी आपको पता है कि ये प्रदेश है काफ़ी मरुस्थलीय व्यवस्था, यहाँ की व्यवस्था विशेषताएं पाई जाती है, तो यहाँ की जलवायु वर्षा कम है, इसका मतलब शुष्क, यानी यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, कम वर्षा के कारण शुष्कता पाई जाती है, ठीक है ना। कम वर्षा के कारण ये प्रदेश सूखा रहता है और हवा में नमी का अभाव पाया जाता है। और उष्ण, उष्ण का मतलब ये प्रदेश है काफ़ी गर्म है, क्योंकि यहाँ गर्म होने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है कि यहाँ पर पाई जाने वाली बलुई मिट्टी, गर्म होने के पीछे एक प्रमुख कारण क्या है, यहाँ की मृदा। कौन सी मिट्टी यहाँ पाई जाती है, बलुई मिट्टी। अब बलुई मिट्टी की मुख्य रूप से विशेषता क्या है, क्योंकि इस प्रदेश में सभी जगह बलुई मिट्टी के विस्तार है और जैसलमेर वाला कुछ क्षेत्र है जहाँ पे पथरीला धरातल है, तो बलुई मिट्टी की विशेषता क्या है कि यह है जल्दी गर्म व जल्दी ठंडी होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, ये इसकी विशेषता पाई जाती है, किसकी, बलुई मिट्टी की। तो मुख्य रूप से इस भाग में बलुई मिट्टी के कारण इस प्रदेश के अंदर दिन का तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर महाद्वीपीय प्रभाव कहते हैं इसको। ये जो प्रभाव होता है ना, इस प्रभाव को किस नाम से पुकारते हैं, महाद्वीपीय प्रभाव। महाद्वीपीय प्रभाव इसको कहा जाता है। यहाँ पे यदि अपन देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण इस प्रदेश की विशेषता है, जैसे कि यहां पे गांव है समगांव, यहां पे जैसलमेर, समगांव। समगांव जो जैसलमेर का एक गांव है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह है स्थानांतरित बालू का स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, स्थानांतरित बालू का स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। यानी ये समगांव जो स्थानांतरित बालू का स्तूप के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे काफ़ी सारे पर्यटक आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पर रेत के टीले पाए जाते हैं और टीले भी काफ़ी पास पास में पाए जाते हैं। और इन टीलों की विशेषता है कि यहाँ पे एक दूसरे के अगल बगल में लहरदार टीले पाए जाते हैं। तो दूसरा, ये हवाओं के कारण स्थान भी बदलते रहते हैं, स्थानांतरित इसलिए कहा जाता है कि ये आगे से आगे बढ़ते रहते हैं।
तो यहाँ पर इन टीलों का आनंद लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा पर्यटक भी आते हैं, और वो है डेजर्ट सफारी। डेजर्ट सफारी का आनंद लेते हैं, यानी ऊंटों पर, यहाँ रेगिस्तान के अंदर ऊंट बहुत प्रसिद्ध है और ऊंट की सवारी बहुत ही महत्वपूर्ण है इस भाग में। और ये बीकानेर और जैसलमेर का जो पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी है, इसके आसपास में भी मुख्य रूप से अपनी सेना के पास में भी ऊंट ही पाए जाते हैं, क्योंकि इन मरुस्थलीय टीलों के अंदर मुख्य रूप से ऊंट पर ही आसानी से विचरण किया जा सकता है। तो अपनी जो सेना है, अपनी फौज जो है, जिसे बीएसएफ बॉर्डर की सुरक्षा करती है, उसके पास से भी ऊंट जो है मुख्य रूप से सवारी गाड़ी के रूप में काम में आते हैं, यानी एज ए गाड़ी का काम ऊंट कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो इसकी चौकसी वो ऊंटों पर करते हैं। तो ये सम गांव में इन धोरों वाले क्षेत्र में काफ़ी पर्यटक आते हैं, तो ऊंटों पर वो सवारी करते हैं और इन टीलों का आनंद उठाते हैं। साथ साथ में कई गाड़ियां, मुख्य रूप से जिसको अपन 4x4 जिप्सी कहा जाता है जिसको, और टीलों में आसानी से काफ़ी ज़्यादा वो रन करती है, काफ़ी दौड़ लगाती है, काफ़ी लोग उसका आनंद उठाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सम गाँव यहाँ का। और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये स्थानांतरित बालू के टीलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, किसके लिए है? स्थानांतरित बालू स्तूपों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और दूसरा डेजर्ट सफारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा? सम गाँव। अगला बिंदु अगला बिंदु साथियों यहाँ पे है इस भाग में मुख्य रूप से कुछ विशेषताएं अपन देखने को मिलेगी अपने को। कौन सा भाग है जिसके अपन चर्चा शुरू करें की है? पश्चिमी शुष्क मरुस्थल या पश्चिमी रेतीला मैदान भी इसको कहा जाता है, एक ही बात। ठीक है, तो इसकी अन्य विशेषताओं के अंदर जैसे यहाँ पे एक लाठी सीरीज, लाठी सीरीज क्या है? तो लाठी सीरीज यहाँ पे मुख्य रूप से एक जलपट्टी है। ठीक है ना, यह लाठी सीरीज क्या है? एक जलपट्टी है, यानी यहाँ पोखरण से लेकर के और यहाँ पे गांव है मोहनगढ़, इन दोनों के बीच में यहाँ मुख्य रूप से जल पट्टी पाई जाती है। और उस जल पट्टी के अंदर मुख्य रूप से यहाँ पे क्या है? मीठा पानी, बरसात का पानी, जिस जल की अधोगति होती है। और इस भाग में मुख्य रूप से जल की अधोगति होने से यहाँ की चट्टानों में वर्षा जल संग्रहित हो जाता है और उसी को मुख्य रूप से लाठी सीरीज कहा जाता है। तो पोखरण से मोहनगढ़ के बीच लगभग 80 किलोमीटर लंबी जलपट्टी यानी यहाँ सेलों में मीठा पानी संग्रहित है। और इस जलपट्टी को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? लाठी सीरीज कहा जाता है। और ये महत्वपूर्ण जलपट्टी है। यहाँ पे अपन जाएंगे तो पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में एक जगह है, यहाँ पे एक गांव है, यहाँ पे एक गांव है और उस गांव का नाम है, वहाँ पे एक चांदन गांव है, चांदन गांव है। और उस चांदन गांव में एक नलकूप है, थार का गढ़ा। देखो, थार का गढ़ा, ये क्या है? थार का गढ़ा क्या है कि इस लाठी सीरीज में
लाठी सीरीज में एक गांव है चांदन गांव। चांदन गांव में पाया जाने वाला मीठे पानी का नलकूप। क्या कहलाता है? ये थार का घड़ा कहलाता है। तो थार का घड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस चांदन गांव में इस नलकूप से मतलब लाखों लीटर पानी, बताया जाता है कि लाखों लीटर पानी इससे प्रतिदिन प्राप्त हो जाता है। इतने सारा पानी इसमें पाया जाता है इसी जल पट्टी के अंदर। और मुख्य रूप से इसी कारण से इस प्रदेश को, क्योंकि जो वीरान पड़ा है जिसमें पानी की कमी है, पानी जहाँ पे है ही नहीं, उस भाग में मीठा पानी मिलना एक बड़ी बात है। इसलिए इस चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है। यहाँ पे कुछ घासें पाई जाती है, और जैसे कि दो तरह की घास का उल्लेख प्राय आता है। सेवण व धामण घास। यानी इस भाग में मुख्य रूप से लोगों का व्यवसाय क्या है? पशुचारण, क्योंकि वर्षा बहुत कम होती है। तो जैसलमेर और पाकिस्तान की बॉर्डर के पास पास में यहाँ पे कुछ घासें पाई जाती है, और ये घास पशुचारण के लिए, पशुपालन का प्रमुख आधार है इन लोगों का। ठीक है। और इस घास का नाम है मुख्य रूप से सेवण और धामण। दो तरह की घास है, सेवण और धामण घास है। तो ये एक प्रकार की, सेवण और धामण क्या है? तो एक प्रकार की मरुस्थल में पाई जाने वाली घास, मरुस्थलीय घास है, जो पाकिस्तान सीमा के साथ साथ पाकिस्तान सीमा के सहारे पाई जाती है। ठीक है। और यह है दुधारू पशुओं के लिए महत्वपूर्ण है। दुधारू पशुओं के लिए काफी उपयोगी है। और अपने कहावत भी है, बहुत बार पशु है अपने इस क्षेत्र में भी यदि दूध नहीं देते हैं तो उनके लिए एक शब्द यूज करते हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं बावतन धामण। ठीक है। ये वर्ड खूब चलता है, आपने सुनना भी होगा आपने। तो ये धामण और सेवण एक प्रकार की घास है जो मुख्य रूप से इस प्रदेश में पाई जाती है। अन्य विशेषता इस प्रदेश की अपन देखेंगे। तो अन्य विशेषताओं में यदि अपन चर्चा करेंगे तो देखिए, अन्य विशेषताओं की चर्चा और करते हैं इस भाग की। तो पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, ठीक है, या रेतीला मैदान। इस भाग में मुख्य रूप से बाप बोल्डर, एक बाप बोल्डर जोधपुर के अंदर है। जोधपुर के अंदर यहाँ पे एक जगह है, एक गांव भी है बाप। ठीक है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से प्राचीन शैलें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्राचीन शैलें पाई जाती है, जो हिमानीकृत शैलें, यानी प्राचीन समय में पृथ्वी भी है उस पर हिम आवरण हुआ था, संपूर्ण पृथ्वी हिम से ढक गई थी, तो हिमानीकृत शैलें यहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ पर कार्बोनिफेरस काल की हिमानीकृत चट्टानें पाई जाती है।
चट्टानें पाई जाती है। तो इन चट्टानों के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है बाप बोल्डर, जो कहाँ पे स्थित है, जोधपुर के अंदर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जैसे एक जगह है जैसलमेर के अंदर म्यूजियम, मुख्य रूप से उसको कहते हैं आक्कलवुड फॉसिल पार्क। आक्कलवुड फॉसिल पार्क, यहां पे कास्ट अवशेष है। ठीक है ना, यहां पर आक्कल गांव के अंदर, जैसलमेर का गांव है आक्कल, तो यहां पे क्या है कास्ट अवशेष है। यहां पे प्राचीन समय के काष्ठ अवशेष, प्राचीन वनस्पतियों के अवशेष पाए जाते हैं। तो ये आक्कलवुड फॉसिल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, काष्ठ अवशेष के लिए प्रसिद्ध है, यानी प्राचीन वनस्पतियों के अवशेष इस भाग में देखने को मिलते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यदि अपन देखें तो ये पश्चिमी जो भाग है, मुख्य रूप से इसमें काफ़ी सारी विशेषताएं, काफ़ी सारी विविधताएं देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद में इसी पश्चिमी शुष्क प्रदेश को अपन दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो इसके दो भाग करते हैं। कौन कौन से दो भाग हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे नए कालांश में, नए सेशन में, उसकी अपन चर्चा करेंगे। पहले मैं बता देता हूं दो भाग है कौन कौन से। ये तो अर्धशुष्क हो गया अपना, ये तो मेमोराइज हो ही गया होगा, अर्धशुष्क प्रदेश, और ये हो गया शुष्क प्रदेश। अब शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। यहां पे एक भाग है इस प्रकार से, ये वाला क्षेत्र, और इस क्षेत्र को कहा जाता है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, और बाकी वाला ये जो क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, बाकी जो ये भाग आपको नजर आ रहा है इधर वाला पूरा का पूरा, इसको कहा जाता है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है, तो अब अपन संपूर्ण प्रदेश की विशेषताएं अपने देखी, और अब अपन दोनों की तुलनात्मक व्याख्या करेंगे, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि ये जो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, मुख्य रूप से ये इसमें कौन कौन से भाग शामिल है। यदि ये देखेंगे तो इस भाग में मुख्य रूप से आ गया अपना पूर्वी जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, ठीक है, और नए उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर। इसके अलावा दो भाग और शामिल हो गए इसके, जैसे कि उत्तरी फलोदी का कुछ भाग भी इसमें शामिल है। तो फलोदी जोधपुर, फलोदी का कुछ भाग इसमें शामिल आ रहा है, प्लस जैसलमेर का पूर्वी भाग इसमें शामिल है, और बाड़मेर का उत्तरी पश्चिमी भाग इसमें शामिल है। तो इन भागों में मुख्य रूप से यहाँ पे ये जो भाग है इसको बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, यहाँ बालुका स्तूप नहीं पाए जाते, बाकी सारा ये प्रदेश है इसमें बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है, इसमें बालुका स्तूप पाए जाते हैं। तो दोनों की तुलनात्मक व्याख्या करेंगे अपन अगले सेशन में। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए जोश, नए जुनून, नई ऊर्जा के साथ में, और देखेंगे कि बालुका स्तूप युक्त प्रदेश में कौन कौन से बालुका स्तूप पाए जाते हैं, कैसे उनकी संरचना है, कैसे वो बनते हैं, और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश जो है उसमें किस तरह की संरचनाएं पाई
जाती है। क्यों बालू का स्तूप मुक्त रह गया? तो विभिन्न प्रश्न अपने समक्ष होंगे जिनका उत्तर भी अपन यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तब तक देखते रहिए आप सर्वा कॉलेज सर्च। धन्यवाद।